नमस्कार। मैं विकास आप सभी का लीला एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। साथियों, कल हमने हिंदी भाषा, व्याकरण और हिंदी भाषा की उत्पत्ति और लिपि तथा वर्णमाला में वर्णों के भेद और संख्या के बारे में तथा स्वरों के विभाजन के बारे में बात की थी, जिसमें हम आज आगे बढ़ते हुए स्वरों के वर्गीकरण में 5वां नंबर जिह्वा के आधार पर वर्गीकरण के बारे में आज अध्ययन करेंगे। जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है: अग्रभाग, मध्य या केंद्रीय भाग और पश्च भाग। नंबर 1 है जी अग्रभाग। अग्रभाग, इसके उच्चारण में वायु जिह्वा के अग्रभाग को प्रभावित करती है, अर्थात आप ई, ए, ऐ का उच्चारण करके देखेंगे तो इसमें आपको महसूस होगा कि आपकी जिह्वा का अग्रभाग कार्य कर रहा है। इसी प्रकार मध्य या केंद्रीय भाग, इसके उच्चारण में वायु का प्रभाव जिह्वा के मध्य भाग पर पड़ता है। इसमें एक ही स्वर आता है जो है ए। और अब बात करते हैं पश्च भाग की। इसके उच्चारण में जिह्वा के पश्च भाग पर वायु का प्रभाव पड़ता है। इसमें आ, उ, ओ, औ इतने स्वर आते हैं। जिह्वा को इन 3 भागों में बांटा गया है: अग्र, मध्य, पश्च। मध्य भाग में केवल एक स्वर है ए और अग्र भाग में है ई, ए। पश्च भाग में है जी आ, उ, ओ और औ। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए आगे क्रम में है ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। इस आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है: वर्ताकार या वर्तमुखी और अवर्ताकार या अवर्तमुखी। नंबर 1 है जी वर्ताकार या वर्तमुखी। इनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है, अर्थात क्या उच्चारण करते हैं तो होठ गोल हो जाती हैं, जैसे उ, ओ, औ। और अब बात करते हैं अवर्ताकार या अवर्तमुखी स्वर। इनके उच्चारण में ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होती, जैसे अ, आ, ई, ए, ऐ। इसी प्रकार स्वरों को एक अन्य भाग में बांटा गया है अनुनासिकता के आधार पर। अनुनासिक स्वर हैं जी जिसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगा होता है वो, अर्थात ये नासिकता के आधार पर बांटा गया है। ये भी 2 प्रकार का है, निरनुनासिक और अनुनासिक। निरनुनासिक स्वर, इनका उच्चारण केवल मुख से होता है, जैसे ए, आ, ई। और अब बात करते हैं अनुनासिक स्वर। इनके उच्चारण में मुख तथा नासिका दोनों का योगदान होता है। मुख तथा नासिका दोनों का योगदान होता है, अर्थात इनके उच्चारण करते समय वायु मुख के साथ साथ नासिका से भी बाहर आती है, जैसे अ, आ, ई। इस प्रकार से इनका उच्चारण किया जाता है। स्वरों के वर्गीकरण में इतना ही। अब बात करते हैं जी व्यंजन तथा उनका वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्य रूप से तो उच्चारण स्थान के आधार पर, घोषतव के आधार पर और प्राणतव के आधार पर ही किया गया है, और इसके साथ साथ इसके अन्य वर्गीकरण भी किया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम उच्चारण स्थान के आधार पर। इसके आधार पर क, ख, ख, ग ये तो आते हैं कंठ्य वर्ण या कोमल तालु, इसे क वर्ग भी कहते हैं। इन्हें क से मैं तक वर्गों को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अब तथा इसके साथ है अली जिह्वा। वैसे अली जिह्वा में आता है, परंतु इसको कंठ्य वर्ण भी माना जाता है। अब बात करते हैं च, छ, ज, झ, य। च वर्ग, ये तालव्य वर्ग है। इनके उच्चारण में तालु का योग रहता है। इसके साथ श और य के उच्चारण में भी तालु का प्रयोग
किया जाता है। अब तीसरा वर्ग है ट वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण। ट वर्ग मूर्धन्य होता है, अर्थात ट वर्ग का उच्चारण करते समय मूर्धा जीवा मूर्धा से टकराती है। इसी के साथ र और श का उच्चारण करते समय भी मूर्धा का प्रयोग होता है, इसलिए इन्हें भी मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। अब त वर्ग। त, थ, द, थ, न। त वर्ग दंत्य वर्ग है और इसके साथ स और ल को भी शामिल किया गया है। तो वहीं वह न तो मूर्धन्य है और न दंत्य है और न ओष्ठ्य है। वह दंत्य और ओष्ठ्य का मिक्सर है, अर्थात दांतों का और होठों का प्रयोग होता है वह के उच्चारण में, अर्थात वह को दंतोष्ठ्य वर्ण कहते हैं। और अब बात करते हैं प वर्ग की। प, फ, ब, फ, म। प वर्ग। प वर्ग ओष्ठ्य वर्ण आता है और य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं और श, स, स, ह को ऊष्म या उष्ण वर्ण कहते हैं। इसी के साथ ग, य, ण, न, म इन्हें पंचम वर्ण भी कहते हैं, इसलिए इन्हें द्विस्थानीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण एक बार तो वर्ग के साथ होता है इसलिए इसे वर्गीय व्यंजन कहते हैं और दूसरा अनुस्वार के या नासिकीय व्यंजन के रूप में इनका उच्चारण होता है। उच्चारण स्थान। मूल उच्चारण स्थान तो आपको बताए थे 5 होते हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य और ओष्ठ्य, और इसके साथ कुल उच्चारण स्थान हैं 8, जैसे दंतोष्ठ्य इस प्रकार से। अब बात करते हैं जी घोष तव के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। घोष का अर्थ है जी गूंज, कंपन, नाद। गूंज, कंपन और नाद। घोष तव के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, अघोष और घोष, घोष या शघोष। नंबर 1 है जी अघोष वर्ण। इनके उच्चारण में कंपन नहीं होता, अर्थात जिनके उच्चारण में कंपन नहीं होता उनमें घोष नहीं होता, इसलिए इन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। ये होते हैं जी प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, अर्थात क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और इसी के साथ श, स, अर्थात तीनों स। इनकी संख्या है 13। इनकी कुल संख्या है 13। 10 तो ये वर्गीय व्यंजन में से आ जाएगा और 3 श, स, कुल 13 वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। अब बात करते हैं घोष या सघोष वर्णों के बारे में। इनके उच्चारण में कंपन होता है, इनके उच्चारण में कंपन होता है और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण अंतस्थ व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व और है तथा साथ ही सारे स्वर यानी 11 स्वर घोष वर्ण होते हैं। तो 3 तो ये आ जाएंगे, प्रत्येक वर्ग के व्यंजनों में से 3 ये आ जाएंगे, घ, 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 ज, झ, य, ढ, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है इन्हें, य, र, ल, व को, और एक है काकल वर्ण और 11 स्वर। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 31 है। घोष व्यंजन तो हैं 20, इन 3 तो ये 15 तो ये हो गए और य, र, ल, व है 5 ये हो गए। कुल घोष व्यंजन है 20, इनमें 11 स्वरों को जोड़ देते हैं तो कुल घोष वर्णों की संख्या 31 है। अब बात करते हैं जी प्राणतव के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्राण का अर्थ भी वायु है। प्राणतव के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है जी अलप प्राण और नंबर 2 है महाप्राण। नंबर 1 है अलप प्राण। इनके उच्चारण में वायु कम खर्च होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, साथ ही सभी स्वर अलप प्राण होते हैं, अर्थात क, घ, घ, ज, झ, य, ट, ठ, ण, त, थ, न, प, ब, म,
और अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ये कुल 19 व्यंजन अलग प्राण व्यंजन कहलाते हैं। इनके साथ सभी स्वर ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। ये 11 स्वर और 19 व्यंजन, कुल अलग प्राण वर्ण हैं जी 19 और 11 30, कुल अलग प्राण व्यंजन हैं, अलग प्राण वर्ण है 30। अब बात करते हैं महाप्राण व्यंजनों के बारे में। इनके उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक खर्च होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन स, श, स है, ये महाप्राण होते हैं। अर्थात ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ और श, श, स और इसमें है को शामिल किया गया है। अर्थात ये कुल इनकी संख्या कुल कितनी है? 14 महाप्राण व्यंजन या वर्ण 14 होते हैं। साथियों, ये तो था व्यंजनों का मुख्य वर्गीकरण। अब बात करते हैं व्यंजनों के अन्य वर्गीकरण के बारे में। इनमें आता है जी, नंबर 1 पे आता है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क से मैं तक कुल 25 वर्ण स्पर्शी हैं। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। अर्थात इनका एक वर्ग होता है क, ख, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अर्थात ये 25 वर्ण वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। अब बात करते हैं संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजनों के उच्चारण में वायु संकुचित हो जाती है और वायु घर्षण से बाहर निकलती है। तो ये वर्ण है श, स और है। स्पर्श संघर्षी, इसमें च वर्ग आता है पूरा। मूल स्पर्श संघर्षी छ, छ, ज, झ 4 हैं और वैसे स्पर्श संघर्षी में च वर्ग पूरा आता है, ग को शामिल कर लिया जाता है। अब बात करते हैं जी अर्ध स्वरों के बारे में। इनका उच्चारण स्वर के निकट होने के कारण इन्हें अर्ध स्वर कहा जाता है। ये और वह, कौन कौन से अर्ध स्वर हैं? ये और वह। इन्हें संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षहीन व्यंजन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नासिकीय व्यंजनों के बारे में। नासिकीय व्यंजनों को पंचम वर्ण भी या अनुनासिक या द्विस्थानीय व्यंजन भी कहते हैं। नासिकीय व्यंजन है जी ग, य, ण, न और न। ये 5 व्यंजन नासिकीय व्यंजन हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजनों के बारे में। इन्हें तत्सम व्यंजन भी कहते हैं। संयुक्त व्यंजनों को तत्सम व्यंजन भी कहा जाता है। यह जी क्ष, त्र, ज्ञ और श 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। और क्ष का निर्माण क, श और ए से मिलकर क्ष वर्ण का निर्माण हुआ है। त्र में त, र और ए, इन 3 वर्णों के योग से त्र शब्द का त्र व्यंजन का निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं ज्ञ। ज्ञ में ज, य, ण और ए, इन तीनों का प्रयोग होता है जिससे ज्ञ शब्द का निर्माण होता है। श, इसमें श, र और ए मिलकर श व्यंजन बनाते हैं। अब बात करते हैं उत्क्षिप्त व्यंजनों के बारे में। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त का अर्थ होता है जी फेंका हुआ। इन्हें ताड़नजात या द्विगुणी व्यंजन भी कहते हैं और इनके उच्चारण में जीभ झटके से नीचे की ओर आती है और वायु बाहर निकल जाती है। उत्क्षिप्त वर्ण किसी भी शब्द का पहला वर्ण नहीं होता, अर्थात इनसे किसी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती और ये इनसे बना शब्द हमेशा तद्भव शब्दों की श्रेणी में आता है। उत्क्षिप्त व्यंजन है जी ढ और ढ। इनके उच्चारण में जीवा अचानक से नीचे की ओर आती है, इसलिए इन्हें उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन भी कहते हैं। अब बात करते हैं वर्तस्य व्यंजन। वर्तस्य व्यंजन, इनके उच्चारण में वर्तस अर्थात मसूड़े का योग रहता है। अर्थात इनका उच्चारण स्थान तो है अलग से, लेकिन इसके साथ वर्तस या मसूड़े का योग रहता है इनके उच्चारण में। ये हैं जी न, स, ज, र, ल। इसके लिए ट्रिक है जी स जनरल,
ये 5 शब्द वर्तस्य व्यंजनों की श्रेणी में आते हैं। अब बात करते हैं जी काकल्य व्यंजन। काकल्य व्यंजन या अली जिह्वा, अर्थात जब हम मुख खोल के देखते हैं तो सामने जो एक झिल्ली सी लटकती दिखाई देती है, उसे काकल्य या अली जिह्वा या छोटी जीभ के रूप में जाना जाता है। अर्थात है शब्द के उच्चारण में उसका योग रहता है। इनके उच्चारण में अली जिह्वा, काकल, छोटी जीभ या का प्रयोग होता है। इसकी संख्या, काकल्य व्यंजनों की संख्या एक ही है जो कि है शब्द है। अब बात करते हैं प्रकंपित लुंठित व्यंजन। प्रकंपित या लुंठित व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा में कंपन होता है। कंपन होता है अर्थात ये है जी रै शब्द, अर्थात रै वर्ण का उच्चारण करेंगे तो जिह्वा में कंपन होगा। आप देख सकते हैं र। अब बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन, इसके उच्चारण में वायु जिह्वा तथा दांतों के मध्य से निकलती है। पार्श्व शब्द का अर्थ है हिस्सा, भाग। इसके उच्चारण में जिह्वा और दांतों के मध्य से वायु बाहर निकलती है। ये शब्द है जी ल। ल वर्ण का उच्चारण करते समय जिह्वा और दांतों के मध्य से वायु बाहर निकलती है। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण जीभ, तालु, दांत, होठों के परस्पर सटाने से होता है, अर्थात जिनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांतों और होठों का योग रहता है किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। और ये शुद्ध उच्चारण की बात कर रहे हैं। आप ये रे ले वह का शुद्ध उच्चारण करके देखिए, आपको इन चीज़ों का अनुभव होगा। य र ल व, इनके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और होठों का परस्पर सटाने से इनका उच्चारण होता है, परंतु ये आपस में कहीं भी स्पर्श, पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं करते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन की श्रेणी में रखा गया है। ये व्यंजन हैं जी य, र, ल और व। इनकी संख्या 4 है। और वहीं य और व को अर्ध स्वर भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण स्वरों के निकट ही होता है। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन या उष्ण व्यंजन के बारे में। जिन व्यंजनों का उच्चारण किसी रगड़, घर्षण से उत्पन्न हो ऊष्म वायु से होता है, वे ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात श, श, स और ह के उच्चारण में वायु घर्षण के माध्यम से बाहर निकलती है, जिससे वायु थोड़ी सी गर्म होती है। ये वर्ण हैं श, स और ह। धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी ही जानकारी प्राप्त कीजिए। हिंदी के बारे में जो भी सामग्री होगी वो आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। और इससे पहले वाला वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद।